वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी रिवीजन। बेटा हमारा जो टॉपिक हमने रिवाइज करना है दैट इज इंश्योरेंस क्लेम। बेटा इंश्योरेंस क्लेम ना बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही रेदर स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को बस ना स्टेप्स पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को स्टेप्स पता है तो आधा काम बेटा इसके अंदर वैसे ही हो जाता है। हम इस सेशन के अंदर सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम रिवाइज करेंगे, देन हम इसके बाद शेड्यूल 3 और उसका बोनस और राइट इशू। ठीक है बेटा, जितना भी मेरे लिए पॉसिबल हो वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। ठीक है, कितना टाइम इंश्योरेंस क्लेम में लगा है। इंश्योरेंस क्लेम की अगर मैं बात करके चलूं बेटा, थोड़ा सा रफ हैंड रहेगा। ठीक है, प्लीज इग्नोर, बस समझने पे ध्यान दो, हैंड राइटिंग में ध्यान मत देना। ना ही इस टाइम लिखने का फायदा है कुछ, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। बस तुम लोगों ने सुनना है, बस ध्यान से मेरी बात सुनना, स्टेप्स को ध्यान रखोगे चीजें हो जाएंगी। बेटा सबसे पहले अगर हम इंश्योरेंस की बात करके चले ना, ये वाला जो चैप्टर है ना इंश्योरेंस क्लेम, इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम सीख ही नहीं रहे। इसके अंदर हमने सीखनी ही दो चीजें हैं। हमने यहाँ पे देखना है कि इंश्योरेंस क्लेम जो है वो निकाला कैसे जाता है। अब इंश्योरेंस क्लेम हमारे केस हमारे सिलेबस में दो ही चीजें हमने पढ़नी है। एक है लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी और दूसरा है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, एक पॉलिसी हमने कौन सी पढ़नी है बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, दूसरी पढ़नी है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बेटा लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के केस में हम किस तरीके से क्लेम निकालते हैं, चलो पहले ये देखें। ठीक है, इसमें क्लेम निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्टेप्स होता है कि आपको कैलकुलेट करना है जीपी रेशो। पहला स्टेप इसके अंदर क्या रहता है कि आपको कैलकुलेट क्या करना है, जीपी रेशियो कैलकुलेट करना है। और जीपी रेशियो किस तरीके से निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जिस टाइम में बेटा हम जीपी रेशियो निकालते हैं हमें ना कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे। अगर मेरे पास करंट ईयर का जीपी रेशियो जो है, ठीक है, नॉट अवेलेबल, करंट ईयर का जीपी रेशियो नॉट अवेलेबल, उस केस में प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो जो है बेटा वो निकालूंगा। हम कह रहे हैं कि अगर मान लो प्रीवियस ईयर के जीपी रेशियो के अंदर, प्रीवियस ईयर के जीपी रेशियो के अंदर क्या है, फ्लक्चुएशंस है। प्रीवियस ईयर के जीपी रेशियो के अंदर क्या है, फ्लक्चुएशंस है। ठीक है, तो यहाँ अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एवरेज ले सकते हो। हम जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे, सिंपल एवरेज। मतलब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मेरे को ना पिछले कुछ सालों का जीपी रेशियो गिवन है। अब वो जीपी रेशियो जो है वो क्या करता है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सिंपल एवरेज हम वहां पर लगा देंगे। कह रहे हैं लेकिन अगर मान लो जीपी रेशियो ऐसा है, प्रीवियस ईयर्स का आपको कुछ जीपी रेशियो गिवन है और उसके अंदर आपको एक ट्रेंड नजर आ रहा है, या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसे केस में हम ना वेटेड एवरेज लेकर चलेंगे। ऐसे केस में क्या लेकर चलेंगे, वेटेड एवरेज लेकर चलेंगे। अभी तक किसी क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा ये यूज नहीं हुआ है, बट इट डज नॉट मीन कि कभी बन नहीं सकता इसके ऊपर सवाल है, कभी आ नहीं सकता पेपर में। ठीक है बेटा, उसके अलावा ना हमें कुछ एक एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, जैसे आपकी ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो गई। कई बार वो आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो है उसको लेकर कुछ एडजस्टमेंट दे देगा कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, तो हमें उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। इसी तरीके से बेटा अगर मान लो सेलिंग प्राइस पर यूनिट के अंदर, या मैं कह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस पर यूनिट के अंदर, ठीक है, अगर कोई चेंज हो रहा है तो मुझे उसका इम्पैक्ट जो है वो लेकर चलना होगा और उसका इम्पैक्ट जीपी के ऊपर दिखाना होगा। ठीक है बेटा, यहां तक मुझे तो बेटा क्या क्लियर है। तो सबसे पहला काम क्या है, जीपी रेशो। अच्छा, अब कई बार क्या होगा कि आपको ना प्रीवियस ईयर की जीपी रेशो भी अवेलेबल नहीं होगी। हमने ये बोला ना कि जीपी रेशो मुझे चाहिए, हम कह रहे हैं करंट जीपी रेशो कैसे निकालोगे, जीपी बाय नेट सेल्स इनटू 100। लेकिन अगर जीपी रेशो अवेलेबल नहीं है, प्रीवियस ईयर की जीपी रेशो, अब कई बार ऐसा होगा कि आपके पास प्रीवियस ईयर की जीपी रेशो भी अवेलेबल नहीं होगी, तब क्या करोगे। अगर प्रीवियस ईयर की जीपी रेशो अवेलेबल नहीं है तब हम क्या करें। ठीक है, तो ऐसे केस में वो कहता है कि आप ना ट्रेडिंग अकाउंट बना लो पिछले साल का। आप क्या बना लोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे प्रीवियस ईयर का। और प्रीवियस ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट के बेस के ऊपर बेटा हम क्या करेंगे, जीपी रेशो निकाल लेंगे। किस तरीके से, आपका यहां पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, देन आप क्या लिखोगे, परचेजेस, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, देन यहां पर आपका क्रेडिट की तरफ क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा जो डिफरेंस आएगा वो क्या होएगा, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो जीपी रेशियो निकालने के लिए क्या करूंगा, जीपी बाय सेल्स इनटू 100 कर दूंगा। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, जीपी रेशियो आ जाएगी। सो दिस वाज योर स्टेप नंबर 1। मुझे बताओ क्या पहला स्टेप क्लियर है, जब भी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी आएगी, मतलब पहला स्टेप बेसिकली मुझे जीपी रेशियो चाहिए। अब जीपी रेशियो अगर निकाल सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं निकाल सकते प्रीवियस ईयर का ये ट्रेंड वगैरह ये सब देख लोगे। लेकिन अगर जीपी रेशियो प्रीवियस ईयर की अवेलेबल नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के एज बैलेंसिंग फिगर यू कैन कैलकुलेट द जीपी रेशियो। ठीक है,
बेटा इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब हमने बनाना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना के चलेंगे बेटा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम बना के चलेंगे। अब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट क्या है बेसिकली, बेटा जिस दिन तक आग लगी है उस दिन तक का हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। सपोज करो ईयर खत्म हुआ था पिछला 31 मार्च 2023 को, तो मैं 1 अप्रैल 2023 से लेके, मान लो आग लगी है आज की डेट में 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर 2023 तक का क्या बनाऊंगा, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, इसके अंदर हम क्या कर देते हैं बेटा, जैसे अगर मान लो कोई एबनॉर्मल आइटम है या स्लो मूविंग आइटम है, उसको हम ना अलग कर लेते हैं। तो आपका फॉर्मेट ना कुछ ऐसा बन जाएगा, आप नॉर्मल आइटम को अलग ट्रीट कर लोगे, एबनॉर्मल आइटम को अलग ट्रीट कर लोगे। अभी मैं इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन तुम लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, नॉर्मल आइटम एंड एबनॉर्मल आइटम। जो बच्चे तो फाउंडेशन रूट से आए हैं उन्होंने ये चीज पहले भी शायद कर रखी होगी इन्वेंटरी वाले चैप्टर के अंदर, बस सेम चीज करनी है बेटा। ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का पर्पस पता क्या है, मेरे स्टॉक का नुकसान हुआ है, मुझे ये देखना है कि मेरा जिस दिन आग लगी उस दिन कितना स्टॉक था। मुझे ये देखना है कि जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, आपका बिल्कुल सिमिलर मैनर में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस हो गया, ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इस तरफ आपकी सेल्स आ गई, यहाँ पर आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका जीपी आ गया। अब ये जो जीपी है हम कैसे निकालेंगे, ये जो आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेट निकाला है ना बेटा, इसको डेफिनेटली इस जीपी को कुछ एडजस्ट करना पड़ सकता है, ट्रेंड का एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, लेकिन ये जीपी रेट में यहां से उठाऊंगा। तो आपके पास क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आएगा। यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर के तौर के ऊपर आएगा, और ये जो स्टॉक होगा दिस इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी है बेटा ये उस दिन का स्टॉक है, ठीक है। अब यही ध्यान रखना कि जो हम ये जीपी रेशियो निकालते हैं वो आप सिर्फ नॉर्मल सेल्स के ऊपर लगा के चलते हो, ना कि एबनॉर्मल सेल्स के ऊपर। क्योंकि हमने एबनॉर्मल वाली को अलग ही क्यों करा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग हो रहा है, मतलब उसको अलग करने का कारण ही यही है कि जैसे हो सकता है बेचने के लिए मैंने इसको क्या कर रखा हो, रिटर्न डाउन करा हो, बेचने के लिए मैंने उसको कम पे मार्क डाउन कर रखा हो, तो कुछ ना कुछ ऐसे एडजस्टमेंट वो दे देगा, तो उसको अलग कर देना है। जो नॉर्मल सेल्स है हमने उसके ऊपर जीपी लगा के चलना है, हमेशा ये ध्यान रखना। देन अगला हमारे पास क्या आता है, सेल्वेज वैल्यू। अब सेल्वेज वैल्यू जो है आपने वो निकाल लेनी है। सेल्वेज वैल्यू जो है बेटा आपको दे रखी होगी, 100% टाइम क्वेश्चन में आपको सेल्वेज वैल्यू दे रखी होगी। सेल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, बेसिकली वैल्यू ऑफ द सेल्वेज स्टॉक, जो स्टॉक बच गया। बेटा मुझे एक चीज बताओ, अगर आग लगेगी किसी के बिजनेस के अंदर, स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या हम स्टॉक को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या 100% स्टॉक जलने देंगे, हम भी स्टॉक को बचाने की कोशिश करेंगे ना। तो जो स्टॉक बच गया उसकी वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कि स्टॉक कितना लॉस्ट हुआ ड्यू टू फायर, कह रहे हैं आग लगने की वजह से कितना स्टॉक का नुकसान हुआ। हम क्या लेंगे बेटा, वैल्यू लेंगे नॉर्मल स्टॉक की। अच्छा जहां पर नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम नहीं होगा वहां पर एबनॉर्मल का कॉलम नहीं बनेगा। हम वैल्यू लेंगे नॉर्मल आइटम की या नॉर्मल स्टॉक की, वैल्यू लेंगे हम एबनॉर्मल स्टॉक की, ठीक है। और हम उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, जो आएगा दिस इज योर टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इस टोटल स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, ये आपका टोटल स्टॉक होगा। किस दिन का टोटल स्टॉक होगा, डेट ऑफ फायर का। डेट ऑफ फायर का टोटल स्टॉक आ गया बेटा, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं सेल्वेज वैल्यू, इसमें से माइनस कर दूंगा मैं सेल्वेज वैल्यू। सेल्वेज वैल्यू माइनस माइनस करी मैंने, मेरे पास ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया जितना स्टॉक का नुकसान हुआ है ऑन डेट ऑफ फायर। अब मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। अब क्लेम निकालना है वहां पर, तो यहां पर अब दो चीजें आती हैं। एक केस हो सकता है ओवर इंश्योरेंस का, ठीक है, और दूसरा केस क्या हो सकता है, अंडर इंश्योरेंस का हो सकता है। एक केस हो सकता है ओवर इंश्योरेंस का, दूसरा केस हो सकता है अंडर इंश्योरेंस का। अगर बेटा ओवर इंश्योरेंस का केस है, तो यहाँ पर ना एवरेज क्लॉज नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एवरेज क्लॉज जो है वो नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ पर एवरेज क्लॉज नहीं लगाओगे तुम। जहां पर हम कह रहे हैं कि जो सम इंश्योर्ड है वो ज्यादा है एक्चुअली इंश्योरेबल वैल्यू से। जहां पर सम इंश्योर्ड, मेरा जो स्टॉक है वो था 1 लाख रुपए का, हमने इंश्योरेंस ही करा रखी है, मतलब इंश्योरेबल वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए होनी चाहिए थी, हमने इंश्योरेंस ही 2 लाख की करवा के बैठे हुए हैं। तो मेरा यहाँ पर क्या है, मैंने ऑलरेडी ज्यादा इंश्योरेंस कराई हुई है ना, तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एवरेज लॉस नहीं लगता, यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ क्लेम किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक के बराबर हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक के बराबर हो जाएगा जो आग लगी है जिस दिन उस दिन। अंडर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, क्लेम जो होता है वो कैलकुलेट नहीं करा जाएगा, क्लेम कैलकुलेट करा जाएगा एज पर एवरेज क्लॉस। यहाँ पर हम एवरेज क्लॉस जो है वो लगा के चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां पर मेरी जो इंश्योरेबल वैल्यू है
दैट इज लेस देन द इंश्योर्ड। जितनी आपने इंश्योर्ड कराई हुई है, इंश्योर्ड वैल्यू जो है वो क्या है, कम है किससे, इंश्योरेबल से। जितनी आपको इंश्योरेंस करानी चाहिए थी इंश्योरेबल वैल्यू से। ठीक है। यहाँ पर आपका लॉ कैसे निकलता है क्लेम, यहाँ पर क्लेम निकालने का तरीका है, हम कहते हैं लॉस सफर्ड, जितने का नुकसान हुआ बेटा वो, मल्टीप्लाई बाय सम इंश्योर्ड, कितना सम आपने इंश्योर्ड कराया हुआ है, डिवाइड कर देंगे एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू से, डिवाइड कर देंगे एक्चुअल में कितनी इंश्योरेबल वैल्यू होनी चाहिए थी। ठीक है। अब लॉस सफर्ड और कुछ नहीं, लॉस सफर्ड इज बेसिकली योर लॉस ऑफ स्टॉक, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ है स्टॉक का। ठीक है। और ये आपका एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू क्या है, ये आपकी जिस दिन आग लगी है उस दिन एस्टिमेटेड स्टॉक कितना था ये हुआ। ठीक है बेटा। अब बेटा देखो रिवीजन क्लास है तो डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जा सकता कई चीजों के, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपके ना बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ है, आई वुड हैव टेकन अप दैट थिंग, बट मैं अभी उस चीज में नहीं जाऊंगा। हम क्या करते हैं, अब आपके ही स्टडी मटेरियल का ना एक हम क्वेश्चन उठा लेते हैं, मैं रेदर दो क्वेश्चन आप लोगों के साथ पिक कर लेता हूँ आपके स्टडी मटेरियल से। ठीक है। ए कर लेते हैं बेटा हम, इलुस्ट्रेशन नंबर 1 पिक कर लेते हैं, और दूसरा हम पिक कर लेते हैं आपका इलुस्ट्रेशन नंबर, एक 1 पिक कर लेते हैं बेटा, एक हम इलुस्ट्रेशन नंबर 2 पिक कर लेते हैं। ठीक है। मैं दो क्वेश्चन बेटा आप लोगों के साथ पिक यहाँ पे करके चल रहा हूँ, चलो आ जाएंगे बेटा। चलो ऐसे करो, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, छोड़ो इस वाले क्वेश्चन पे आओ आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। किस तरीके से बेटा करा जाएगा ये वाला सवाल। A fire occurred in the premises of the Messrs Fireproof Company on the 31st of August 2021. From the following particulars, आपको कह रहे हैं relating to the period from 1st of April 21 to 31st of August. You are required to state the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock. उसने आपको कहा कि क्लेम का अमाउंट निकाल के बताओ कि कितना क्लेम जो है हम फाइल करेंगे किसके साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ लॉस ऑफ स्टॉक के लिए। वो कह रहा है कि आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है वो 60,000 की ली हुई है, और वो खुद ही बता रहा है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। तो खुद ही बता रहा है कि जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है दैट इज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज। ठीक है। मैं बेटा इसको इधर कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन भी रीड करा जाए और आप सोल्यूशन भी देख पाए, या वीडियो को मैं बंद ही कर देता हूँ। बेटा आपको क्या गिवन है, 60,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी दे रखी है। ठीक है। आपको स्टॉक गिवन है 31 मार्च 2021 का, 99,000 रुपीज का आपको क्या गिवन है बेटा, स्टॉक गिवन है। 99,000 का वो क्या गिवन है, स्टॉक गिवन। परचेज आपको गिवन है 1,70,000 रुपए की। आपको कह रहे हैं वेजेस के अंदर इंक्लूडेड है इंस्टॉलेशन ऑफ वेजेस के लिए 3,000 रुपए। सेल्स आपको गिवन है 242 की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू कंसाइनी ऑन 16 अगस्त लाइंग अनसोल्ड विद देम 16,500। और आपको बताया कि कुछ गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करे फ्री सैंपल 1,500 रुपए। ठीक है बेटा। आपको ये डाटा गिवन, कह रहे हैं वाइल वैल्यू द स्टॉक एट 31 मार्च 1000 वर रिटर्न ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्लो मूविंग गुड्स। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो 31 मार्च को आपने जब स्टॉक की वैल्यूएशन करी थी ना, इसमें कुछ गुड्स ऐसा था जिसकी कॉस्ट 5,000 थी, कुछ गुड्स ऐसा था जिसकी कॉस्ट वैसे कितनी थी, 5,000 थी, लेकिन तुमने इसको 1,000 रुपए से राइट ऑफ करके 4,000 पे लिखा था। मतलब बाकी जो स्टॉक होगा वो कितने का रहा होगा फिर, 95,000 का। ये वाले स्टॉक के बारे में बोल रहा है कि वो स्लो मूविंग स्टॉक है। ठीक है बेटा। मैंने दो क्वेश्चन पिक करने थे, इस क्वेश्चन के अंदर काफी पॉइंट्स कवर हो गए, तो दिस इज द ओनली क्वेश्चन जो हम लॉस ऑफ स्टॉक के लिए कर लेंगे, मोर देन सफिशिएंट। कहना अ पोर्शन ऑफ दीज गुड्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 500। कहना अब ये वाला जो स्टॉक है ना, इसमें से तुमने कुछ सामान बेच दिया। जब तुमने ये सामान बेचा, तुमने लॉस के ऊपर बेचा, कितने के नुकसान के ऊपर, लॉस ऑफ 500 के ऊपर तुमने बेचा, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 थी। मतलब 2,500 की ओरिजिनल कॉस्ट वाला, यानी आधा तुमने बेच दिया, कितने के लॉस के ऊपर, 500 के लॉस के ऊपर, तो 2,000 में बेचा, है ना।
मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इस 2,42,000 की जो सेल है तुम्हारी, इस सेल के अंदर मैं कह रहा हूं कि 2,000 रुपए की सेल ऐसी है जो एबनॉर्मल वाली है। क्या बोलो, इतना सबको समझ में आ रहा है कि 2,000 की सेल ऐसी है जो एबनॉर्मल वाली है? यस और नो? कॉस्ट ऑफ, उसके बाद बोल रहे सेल्स दे रखी है। चलो आगे वो बोलता है द रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक इज नाउ टू बी एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ओरिजिनल कॉस्ट। कह रहे हैं जो बाकी स्टॉक बचा, यानी ये जो बाकी 2,000 रुपए का स्टॉक इस 4,000 में से, या जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2,500 थी, कह रहे हैं इसको दोबारा ओरिजिनल कॉस्ट पे लाए, यानी इस 2,000 को दोबारा ओरिजिनल कॉस्ट पे लेकर जा रहे हो तुम, 2,500 के ऊपर ही लेकर जा रहे हो। कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ द गुड सैलवेज वाज एस्टिमेटेड टू बी 20,000। कह रहे हैं जो स्टॉक बचा वो 20,000 का है। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है? 20% थ्रू आउट है। उसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ एक पॉइंट और गिवन है कि कॉस्ट ऑफ गुड जो सेंड करते हैं कंसाइनी को, और आपको बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड जो डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है। तो बेटा देखो इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करा जाएगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बनाऊंगा मेमोरी। अब यहाँ पर जीपी रेशियो चेक करो, क्या जीपी रेशियो अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। जीपी रेशियो अवेलेबल है तो मुझे जीपी रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सीधा अगले स्टेप पे जा सकता हूँ। मैं यहाँ पे बनाऊंगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा जब भी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे आपने लिख कर आना है जिस पीरियड का बना रहे हो। फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड से होगा ये? 1 अप्रैल 21 से होगा। और आग किस दिन लगी बेटा? आग देखो बेटा किस दिन लगी थी। आग लगी थी 31 अगस्त को। 31 अगस्त 21। ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर्स, ये आपका नॉर्मल आइटम, ये आपका एबनॉर्मल आइटम, यहाँ पर आपका टोटल। फिर इसी तरीके से ये नॉर्मल आइटम, ये एबनॉर्मल आइटम, और यहाँ पर आपका टोटल। ठीक है। बेटा मेरे को सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक। अब ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक वैसे 99,000 का है, लेकिन मुझे पता है इस 99,000 में 95,000 का स्टॉक तो नॉर्मल वाला है। 4,000 का स्टॉक ऐसा है जो तुमने अंडर वैल्यूड करा हुआ है, मतलब उसकी वैसे कॉस्ट 5,000 है। तो मैं क्या करूंगा, अलग कर रहा हूँ इसको। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर कितना लिखा, अब यहाँ पर मैंने लिखा 1,00,000 रुपए। यहाँ पर मैंने 1,00,000 लिखा, मैं इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे लाऊंगा। नॉर्मल में जाके मैंने लिख दिया 95,000, और एबनॉर्मल में जाके लिख दिया 5,000। ठीक है। अब हमने क्या करा है, इस 5,000 के स्टॉक को बेचा है। कितने में बेचा है? इसमें से आधा स्टॉक, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट बेसिकली 2,500 थी, तुमने 2,000 के लॉस के ऊपर बेचा। तो एबनॉर्मल में जाके मैंने 2,000 की क्या दिखा दी? सेल दिखा दी। मुझे टोटल सेल पता है मेरी 2,42,000 की है। तो मेरी नॉर्मल सेल्स कितनी आ जाएगी? 2,00,000 रुपए की बेटा मेरी क्या आ जाएगी? नॉर्मल सेल्स आ जाएगी। बोलो यहां तक समझ में आया? अब क्या करा मैंने, यहाँ पे लिखा टू परचेजेस। अच्छा ये 500 रुपए का नुकसान हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसको यहाँ पे साथ के साथ लिख दूं लॉस को। बाय लॉस लिख दिया मैंने 500, बाहर यही चला गया। अब मैंने क्या करा, कुछ सामान परचेज करा। कितने का सामान परचेज करा? 170 का। बेटा इस 170 को पूरा नॉर्मल में ही लेकर जाएंगे, तो नॉर्मल के अंदर 170 लिख दिया। बेटा उसके अलावा क्या हुआ है? वेजेस। अच्छा परचेज रिलेटेड बेटा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी? चेक कर लेना, क्या परचेज रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी? अरे सर एक चीज दी हुई है, यहाँ पर आपको गिवन है सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्रॉन बाय द पार्टनर। सेल वैल्यू ऑफ द गुड्स ड्रॉन बाय पार्टनर, तो अब यहाँ पर एक 70 नहीं आ सकता। हुआ क्या है कि पार्टनर्स ने कुछ गुड्स जो है वो क्या कर लिए, विड्रॉ कर ली। पार्टनर ने क्या कर लिया, कुछ गुड्स विड्रॉ कर लिए। सर उसके अलावा और कुछ गिवन है? सर उसके अलावा फ्री सैंपल्स भी हैं। मतलब मेरे पास तो दो चीजें होंगी। अब एडजस्टमेंट करो ना, एडजस्टमेंट्स क्या होंगे? ये 15,000 जो है वो सेल वैल्यू गिवन है। इसकी कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि ये परचेज तो कॉस्ट के ऊपर होगा, ये परचेज तो कॉस्ट के ऊपर होगा। तो 15,000 का 20%, 3,000 रुपए इसमें प्रॉफिट है। तो इसकी कॉस्ट तो 12,000 है। तो वो 12,000 जो विड्रॉ कर लिए पार्टनर्स ने, क्या माइनस होना चाहिए? तो यहां पर ही अगर मैं करके दिखाऊं 170, 170 में से 12,000 माइनस होना चाहिए जो पार्टनर ले गए। उसके अलावा जो तुमने फ्री में बांट दिए सैंपल, वो भी माइनस होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया एक तरीके का। तो 170 में से 13,500 माइनस होगा। 13,500 में माइनस करा तो मेरा नॉर्मल में कितना जाना चाहिए? 156,500। यहाँ पर भी कितना? 156,500। तो मेरी परचेज हो गई। अब वेजेस की मैं बात करके चलूं तो वेजेस वैसे 50,000 की है, लेकिन उसमें 3,000 रुपए मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो वेजेस यहाँ कितनी आ जाएगी? 47,000 आ जाएगी। 50 में से बेटा 3 माइनस करके दिखाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, कुछ गुड्स ऐसे थे जो तुमने कंसाइनी को भेज दिए थे, लेकिन उसके पास अभी भी अनसोल्ड पड़े हैं। तो बेटा यानी तुमने इसको क्या करा होगा, 16 अगस्त को ये सामान भेजा था, अभी भी उसका अनसोल्ड पड़ा हुआ है। तो बेटा ये जो गुड सेंड टू कंसाइनी है, ठीक है, मैं इसको क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। और कॉस्ट गिवन है, मेरे को गिवन भी क्या है, कॉस्ट गिवन है। तो गुड सेंड टू कंसाइनी, ठीक है, मैं इसको हटाऊंगा 16,500, यहाँ पर 16,500।
अगर मान लो यहाँ पर सेल वैल्यू होती तो बेटा कॉस्ट हम निकाल लेते, ध्यान रखना, अगर सेल वैल्यू होगी तो कॉस्ट हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैं बात करके चलो, एबनॉर्मल को तो छोड़ दो, ये जो आपकी अब सेल हुई है 2 लाख कितने की, 40,000 की, इस 2,40,000 के ऊपर कितना परसेंट, 20%। 2,40,000 का 20%, 48,000 तुम्हारा क्या आना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए, तो टोटल में भी कितना जाएगा, 48,000। अब बेटा यहाँ पर मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, वो बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक है 31 अगस्त का, यानी ये तुम्हारा वो स्टॉक है जिस दिन आग लगी। अब ये जो देखो 5,000 का ये जो स्टॉक था, इसमें से 2,000 का, इसमें से 2,500 का तुमने बेसिकली बेच दिया था ओरिजिनल कॉस्ट वाला, और बाकी 2,500 को ओरिजिनल कॉस्ट पे लेकर आए थे, ओरिजिनल कॉस्ट पे आ गए। अब ये जो है यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर बेटा निकालोगे, टोटल करो, बैलेंसिंग फिगर निकालो, तुम्हारा एबनॉर्मल तो मैच हो गया 5,000, यहाँ पर 5,000 मैच हो गया, इसका तुम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, मैं बताता हूँ बेटा, यहाँ पर ना 90,000 आएगा, तो ये हो जाएगा 92,500। यानी हम बोल रहे हैं कि टोटल स्टॉक मेरा कितना है जिस दिन आग लगी, 92,500 का। अब मेरा नॉर्मल स्टॉक है 90,000, मेरा एबनॉर्मल स्टॉक है 2,500, तो टोटल स्टॉक हम कह रहे हैं 92,500 का था जिस दिन आग लगी है। ठीक है, ये नॉर्मल, ये एबनॉर्मल, इसमें से जो हमने बचा लिया उसको माइनस कर दो, 20,000 में माइनस करूं तो 72,500, यानी ये मेरा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है। जिस दिन आग लगी है बेटा, उस दिन इतने गुड्स का नुकसान हुआ है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर इतना है 72,500। अब जरा सोच के देखो, मेरे पास स्टॉक था 92,500 का, लेकिन तुमने पॉलिसी जो ले रखी है वो सिर्फ कितने की थी, 60,000 की पॉलिसी ली हुई है। ठीक है, तो 60,000 जो है मैंने क्या कराया हुआ है, पॉलिसी ले रखी है, जबकि मेरा 92,500 इंश्योरेबल अमाउंट होना चाहिए था, इतने का स्टॉक मेरे पास था जिस दिन आग लगी थी। मेरा अब नुकसान कितने का हुआ है, 72,500 का, प्रपोर्शनेट अमाउंट निकाल लो। तुम्हारे पास बेटा इसको सॉल्व करोगे, कितना आ रहा है, 72,500 मल्टीप्लाई बाय 60,000 डिवाइड बाय 92,500, बेटा ये आ रहा है 47027। तो बेटा ये 47027 और कुछ नहीं, ये आपका क्या है, लॉस ऑफ, ये आपका लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी क्या हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा। सो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द क्लेम। ठीक है, दिस विल बी द अमाउंट ऑफ क्लेम। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया इंश्योरेंस क्लेम का। ठीक है, बाकी बेटा यस, एक अलग सा क्वेश्चन है जो मैंने ना मॉक टेस्ट पेपर में डाला हुआ है, मैं आपको बता भी देता हूँ, मैंने क्वेश्चन कहां से पिक करा है, दैट क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द बीकॉम बुक एज वेल एज फ्रॉम द सीएमए मटेरियल, कॉस्ट अकाउंटेंसी के मटेरियल से लिया गया, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, और उस टाइप का क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा वो ना टेस्ट करता है क्वेश्चन आपका, कि आपके उसकी प्रेजेंटेशन ही अलग है, उसको सॉल्व करने का तरीका ही अलग है, निकालना उसमें भी क्लेम ही है, लेकिन बस उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो मैं उसका सोल्यूशन शेयर कर दूंगा आज में। ठीक है, तो वो एक बार क्वेश्चन जरूर देख जाना। मतलब मुझे लगता है अगर नया क्वेश्चन उन्होंने कुछ अलग सा डालना ही है ना इंश्योरेंस क्लेम के अंदर, लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर, तो वैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो, ये हो गया बेटा, ये तुम्हारा था लॉस ऑफ स्टॉक। अब आ जाओ लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। बेटा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी से ना इजी कुछ नहीं है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर ना बस एक चीज है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर बेटा बस एक चीज है, वो पता है क्या चीज है, दैट इज, आपको स्टेप्स पता है तो आपको ये आता है, आपको स्टेप्स नहीं पता तो आपको ये नहीं आता। सिंपल, जहां पर तुमने स्टेप्स के अंदर गलती कर दी वहां पर तुम्हारा क्वेश्चन गलत होना शुरू हो जाएगा। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी है क्या, इसको ना कॉन्सिक्वेंशियल पॉलिसी भी बोल देते हैं। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी बेसिकली बेटा जरा सोच के बताना, किसी भी प्रॉफिट का, किसी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब अगर मान लो किसी के बिजनेस में बेटा आग लग जाती है, तो बेटा क्या वो पॉसिबल है कि अगले ही दिन से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू कर दे, नहीं ना, उसका कुछ ना कुछ उसको टाइम लगेगा दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए, है ना, दोबारा से उस अगर मान लो किसी फैक्ट्री में आग लग गई, मशीनरी ही जल गई है, बिल्डिंग में आग लग गई है, बेटा जरा सोच के देखो वो बंदा कैसे नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, उसको उस नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए बेटा टाइम चाहिए, उसको उस नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा, अब वो नॉर्मल पोजीशन में टाइम आएगा, अब उस चक्कर में बेटा उसको प्रॉफिट का नुकसान भी तो हो रहा है, उसका प्रॉफिट का नुकसान भी तो हो रहा है। मान लो उसके पास इन हैंड कुछ ऑर्डर्स थे, आग लग गई, वो ऑर्डर को अगर टाइमली डिलीवर नहीं कर पाएगा तो और नुकसान होगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी और जगह प्रीमाइसिस लेके कोई और जगह लेकर उसको रेंट देना पड़ेगा।
रेंट देगा, उसके खर्चे होंगे कुछ उसको, है ना, और उसको ऑर्डर को पूरा करेगा ताकि और नुकसान ना हो। कहीं ना कहीं उसका क्या हो रहा है, एडिशनल खर्चा हो रहा हो। जो बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है वो तो हो ही रहा है, जो फिक्स एक्सपेंसेस है वो देने ही है, उसके अलावा एडिशनल कुछ खर्चे हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आग लगने की वजह से क्या हुआ है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारा प्रॉफिट का नुकसान हो, तो इस प्रॉफिट का जो लॉस हो रहा है ना बेटा, इसको भी कवर कर देते हैं इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। ये है आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बेसिकली लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर दो एलिमेंट्स आते हैं। पहला एलिमेंट आता है कि आपका जो लॉस हुआ है किस वजह से, प्रॉफिट का, आपका प्रॉफिट में क्या नुकसान हुआ, मतलब कितना आपको प्रॉफिट आपको लॉस हो रहा है जो आप अदरवाइज कमा लेते। ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरा क्या आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका इंक्रीज कॉस्ट। इंक्रीज कॉस्ट कितनी है वो भी आ जाता है, इंक्रीज कॉस्ट कितनी है वो भी आ जाएगा। डन बेटा। जो इंक्रीज कॉस्ट है उसको भी तो कवर करेंगे। मेरे को कोई नई जगह लेनी पड़ी, एडिशनल कुछ जगह लेनी पड़ी, जब तक मेरी प्रेमाइसिस ठीक नहीं हुआ, वहां पर जो एडिशनल कॉस्ट हुई उसको भी कवर करता है। तो बेटा बढ़े आगे। अब बेटा इसके अंदर स्टेप्स क्या सुनेंगे, बस स्टेप को ध्यान रखना। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि आपको ना इंडेमनिटी पीरियड निकालना है। इंडेमनिटी पीरियड बेसिकली क्या होगा, वो पीरियड ऑफ कवर मेंशन्ड इन पॉलिसी, जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उसके अंदर जो पीरियड मेंशन्ड है वो, या फिर एक्चुअल पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। एक्चुअल पीरियड ऑफ डिसलोकेशन मतलब जितना टाइम आप जो है नॉर्मल मैनर में काम नहीं कर पाए, डिसलोकेटेड रहे, वो वाला पीरियड। इसमें से जो भी क्या है लोअर, उसको बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा, अगर करना भी पड़ेगा बड़ा सिंपल सा स्टेप होता है, साफ साफ दिया होगा कि पॉलिसी के अंदर इतने पीरियड कवर्ड है और आप पीरियड ऑफ डिसलोकेशन निकाल सकते हो। ठीक है, कि 3 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स हैं, वो आप डेट देख के निकाल सकते हो, जो लोअर होगा वो आपका क्या है, इंडेमनिटी पीरियड। स्टेप नंबर 2 क्या रहता है, स्टेप नंबर 2 कहता है कि आपको ना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है क्लेम पर्पस के लिए। अब यहाँ पर जीपी रेशियो निकालने का क्या तरीका है, यहाँ पर जीपी रेशियो निकालने का ये तरीका है, आप लोगे नेट प्रॉफिट, इसके अंदर बेटा हम ऐड करते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसके अंदर हम ऐड करते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और इसको हम डिवाइड करके चलेंगे सेल्स से। कौन सी सेल से, लास्ट ईयर की सेल्स के साथ। बेटा ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर डाटा। ये पिछले साल के डाटा के बेस के ऊपर बेटा आप जो है बना के चलते हो, प्रीवियस ईयर के डाटा के बेस के ऊपर। अब ये जो बेटा जीपी रेशो है, इसको हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करा जाता है, इसको एडजस्ट करा जाता है फॉर एनी ट्रेंड। अगर क्वेश्चन के अंदर मान लो आपको कोई ट्रेंड देता है, तो आपको उस ट्रेंड के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी प्लस माइनस करना पड़ेगा। कैसे, तो जो आपका रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे एडजस्टेड जीपी रेशो। जो आपकी बेसिक जीपी रेशो आई आप बोलोगे, यानी जो आपने जीपी रेशो यहाँ पर निकाली है, इसके अंदर आप एडजस्टमेंट कर दोगे किस चीज के लिए, एडजस्टमेंट कर देंगे फॉर रेट, जो भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, रेट इंक्रीज या डिक्रीज जो हुआ है एडजस्टमेंट कर देंगे। बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, तो स्टैंडिंग चार्जेस ना वो फिक्स खर्चे होते हैं। बेटा ये स्टैंडिंग चार्जेस क्या होते हैं, ये स्टैंडिंग चार्जेस जो होते हैं ये फिक्स खर्चे होते हैं जो इनकर करे जाते हैं इररिस्पेक्टिव की डिसलोकेशन है। मतलब मान लो मेरा कोई फिक्स इंप्लॉइज है जिनको फिक्स सैलरी जानी जानी है, मेरे को उनको सैलरी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये ऐसे जो इंप्लॉइज हैं, या फिर मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया, मैंने कोई लोन ले रखा था, उस लोन के ऊपर मुझे इंटरेस्ट देना ही देना है बेटा। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जो मुझे तब भी बेयर करने पड़ेंगे बेशक अगर मैं डिसलोकेट हूँ उस टाइम पे, आग लगने की वजह से देयर इज अ केस ऑफ डिसलोकेशन, तब भी मुझे वो खर्चे होने हैं। ऐसे खर्चों को हम लोग पॉलिसी में कवर करवा लेते हैं, जिन खर्चों को हम पॉलिसी में कवर करा लेते हैं उनको बोल देते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और जिन खर्चों को हम कवर नहीं करवाते हैं, जो कवर नहीं होते पॉलिसी के अंदर, उनको बोल देते हैं अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया जैसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन मोर्टगेज हो गया, या आपने कोई बैंक से ओडी ले रखा था उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, लोन हो गया उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया, देन आपका कोई भी रेंट रेट या टैक्सेस है अदर देन इनकम टैक्स, परमानेंट स्टाफ की सैलरी हो गई,
ठीक है, तो ये डायरेक्टर की फीस हो गई, ये सब क्या है, ये आपके स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाते हैं। बेटा इसके बाद अगला क्या है, नेक्स्ट स्टेप होता है शॉर्ट सेल्स। अगला स्टेप आप निकालोगे शॉर्ट सेल्स। ये शॉर्ट सेल्स क्या होता है सुनोगे। बेटा शॉर्ट सेल्स का मतलब सीधी सी मैं एक लाइन में बोलूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, जितनी मेरी सेल होती कम हुई है नॉर्मल से। अगर आग ना लगी होती आप कितनी सेल करते, आपने कितनी सेल करी, दोनों का जो डिफरेंस है वो शॉर्ट सेल्स। तो यहां पर आता है स्टैंडर्ड टर्नओवर। अब यहां पर जो टर्मिनोलॉजी आ रही है अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर के अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे किस चीज के लिए, एडजस्टमेंट करेंगे ट्रेंड इफेक्ट के लिए, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज करना है। इसको बोल देते हैं हम एडजस्टेड टर्नओवर। एडजस्टेड टर्नओवर कौन से पीरियड की, ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। एडजस्टेड टर्नओवर ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड की एडजस्टेड टर्नओवर। इसमें से माइनस कर देना एक्चुअल टर्नओवर, इसमें से माइनस कर देना एक्चुअल टर्नओवर किसकी, इंडेमनिटी पीरियड की, इंडेमनिटी पीरियड की एक्चुअल टर्नओवर। ठीक है, तो मेरे पास बेटा जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोल देते हैं शॉर्ट सेल्स, उसको हम बोल देते हैं बेटा शॉर्ट सेल्स। अब ये जो स्टैंडर्ड टर्नओवर है, ये स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, स्टैंडर्ड टर्नओवर इज द टर्नओवर इन द प्रीवियस ईयर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंडेमनिटी पीरियड। स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या है, टर्नओवर कौन से साल की, टर्नओवर प्रीवियस ईयर की, कौन से पीरियड की, कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड की, कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेमनिटी पीरियड की। अभी मैं ना एक टाइमलाइन बनाऊंगा आपको पूरा समझाने के लिए। यहाँ पर आपके पास ना अलग अलग टर्मिनोलॉजी आ रही है। एक आपके पास टर्म आई है शॉर्ट सेल्स, एक आपके पास टर्म आई है स्टैंडर्ड टर्नओवर। ठीक है, अब अभी हम आगे और पढ़ेंगे टर्म्स, एक मैं पढ़ाने वाला हूँ एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। तो हम ना सबका मीनिंग बेटा भी सीखेंगे। मेरे को बताओ शॉर्ट सेल्स वैसे क्लियर हो गया क्या है, जो आपकी इंडेमनिटी पीरियड की टर्नओवर होनी चाहिए थी, माइनस कर दो जितनी टर्नओवर है उसको शॉर्ट सेल्स बोल रहे हैं कि कितनी टर्नओवर हमारी कम हुई है। देन बेटा हम निकालेंगे, कंप्यूट करेंगे इंश्योरेबल। इंश्योरेबल अमाउंट जो है वो कैसे निकलता है, इंश्योरेबल अमाउंट इज नथिंग बट योर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। अब ये एनुअल टर्नओवर क्या होती है, एनुअल टर्नओवर की बेटा अगर मैं बात करके चलूं तो एनुअल टर्नओवर इज बेसिकली टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर, टर्नओवर ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी है बेटा उससे पिछले जो 12 महीने हैं उसकी टर्नओवर को हम क्या बोलते हैं, एनुअल टर्नओवर। अब ये जो एडजस्टेड एनुअल टर्न, ये जो एनुअल टर्नओवर रहती है, इसके अंदर हम ट्रेंड का इफेक्ट दिखाते हैं। इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करेंगे ट्रेंड इफेक्ट के लिए, इंक्रीज डिक्रीज। जो रिजल्ट आता है बस उसको हम बोल देते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। जो रिजल्ट आता है बस उसको बोल देते हैं बट हम एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। और इस एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर को जीपी रेट से हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंश्योरेबल अमाउंट आ जाता है। हमारे पास क्या आ जाता है, इंश्योरेबल अमाउंट आ जाता है। अब कई बार ऐसा होगा कि हमें ना ट्रेंड वो दे देगा खुद ही निकाल के, कई बार ऐसा होगा कि मुझे ना डाटा देगा और मुझे ट्रेंड की कैलकुलेशन जो है बेटा वो खुद ही करनी होगी। मुझे ट्रेंड की कैलकुलेशन क्या करनी होगी, खुद ही करनी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमें निकालने बेटा अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस। ये आपका पांचवा स्टेप है, अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस हम निकालेंगे। अब ये अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस कैसे निकलते हैं, इसको होता है दिस इज योर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, दिस इज योर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तीन चीजें उसने बोली हैं, कह रहे हैं इन तीनों में से जो लोएस्ट है। पहला वो क्या कहता है, कह रहे हैं जो आपके एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं आप वो ले लीजिए, जो आपका एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस हुए हैं, दैट इज जितने से आपकी कॉस्ट बढ़ी है वो कह रहे हैं वो। सेकंड कहता है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जनरेटेड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस। आपने एडिशनल एक्सपेंसेस करे, उस एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से आपकी जो सेल्स बढ़ी है उसके ऊपर जीपी। और तीसरा क्या बोलता है, तीसरा एक फॉर्मूला दिया गया है, एडिशनल एक्सपेंसेस इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बेटा ये क्या दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है। तो मुझे क्या करना है, अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस निकाल लेंगे।
तीनों को सॉल्व करूंगा, जो भी लीस्ट होगा हम उसको लेकर चलेंगे। देन बेटा हमने क्या करना है, क्लेम निकालना है। अब क्लेम निकालने का क्या तरीका है, क्लेम कैसे निकालेंगे, आप लोगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब कितना नुकसान हुआ, जो हमने शॉर्ट सेल्स निकाली थी उसके ऊपर जीपी, जीपी ऑन शॉर्ट सेल्स, जितनी हमारी शॉर्ट सेल्स हुई उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस, और इसमें से लेस क्या करके चलेंगे, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। बेटा क्वेश्चन के अंदर ये आपको इंफॉर्मेशन देगा कि आपकी कितनी सेविंग हुई है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर, अगर कोई हुई माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, नेट क्लेम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या निकाल देंगे, एडमिसिबल क्लेम निकाल देंगे, एवरेज क्लॉज कैलो लगा देंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो ये आपका क्लेम आया है, ये जो भी आपका नेट क्लेम आया है अब, ठीक है, इस नेट क्लेम को मल्टीप्लाई करेंगे हम पॉलिसी अमाउंट से, और इसको डिवाइड करेंगे इंश्योरेबल अमाउंट से, और इंश्योरेबल अमाउंट आप अभी ऊपर निकाल कर आए हो स्टेप नंबर 4 में। ठीक है बेटा, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये आपका क्या था, एडमिसिबल, ये आपका क्या था, इंश्योरेंस क्लेम था। ठीक है बेटा, लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी उम्मीद करता हूँ बेटा सबको समझ में आ गई होगी। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी उम्मीद कर रहे हैं बेटा सबको क्लियर हो है, डन। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। चलो अब ना एक काम करते हैं, एक ना टाइमलाइन सी मैं आपको बना के ना एक बार टर्मिनोलॉजी क्लियर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बेटा मान लेते हैं ये हमारी टाइमलाइन है, ये हमारा पिछला साल है यहां तक, यहां तक क्या है बेटा, पिछला साल है। ठीक है, आग जो लगी है वो किस दिन लगी, इस दिन आग लगी है, मान लेते हैं 1 जुलाई। दिस इज योर डेट ऑफ फायर, दिस इज योर डेट ऑफ फायर। ठीक है, और यहां तक तुम्हारा पीरियड अफेक्टेड रहा, और यहां पर तुम्हारा ये साल खत्म। ठीक है, अब यहां पर अलग अलग टर्मिनोलॉजी को समझो। हम कह रहे हैं कि जो इस आग लगने से पहले 12 महीने हैं, ये जो 12 मंथ्स का पीरियड है ना, इसकी जो टर्नओवर होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं एनुअल टर्न, इसको हम बोलते हैं एनुअल टर्न। जो तुम्हारी पिछले साल की ये जो पिछला साल जहां खत्म हुआ है, इसको हम बोलते हैं दिस इज योर सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अब अगर मुझे ट्रेंड की कैलकुलेशन करनी है और मेरे पास ट्रेंड नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये वाला पीरियड क्या मेरा अनअफेक्टेड वाला है, जो मैंने ब्लू में मार्क करा, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड, कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड अनअफेक्टेड वाला पिछले साल, मैं इसको और इन दोनों का कंपैरिजन करके क्या निकालूंगा, ट्रेंड निकाल, इन दोनों का कंपैरिजन करके क्या निकालूंगा, ट्रेंड निकाल। ठीक है, अब मैं ग्रीन में जो लिख रहा हूं, ये जो ग्रीन में मैंने मार्क करा, ये वाला पीरियड मान लेते हैं मेरा अफेक्टेड वाला है, ये आ गया मेरा अफेक्टेड पीरियड, ये आ गया मेरा अफेक्टेड पीरियड। तो हम कह रहे हैं कि मेरी स्टैंडर्ड टर्नओवर कितनी है, ये है मेरी स्टैंडर्ड टर्नओवर, ये है मेरी स्टैंडर्ड टर्नओवर, कि जो मेरा अफेक्टेड पीरियड है, इंडेमनिटी पीरियड है, उस पीरियड में पिछले साल कितनी टर्नओवर थी। डेफिनेटली इसके अंदर मैं एडजस्टमेंट करके चलूंगा ट्रेंड की, इसके अंदर ट्रेंड की एडजस्टमेंट रहेगा, बट ये मेरी स्टैंडर्ड टर्नओवर है, ये मेरी क्या है, एक्चुअल सेल्स है। यहां पर जो सेल हुई है ये मेरी एक्चुअल सेल्स है, अफेक्टेड पीरियड वाली। ठीक है, इसमें से मैं माइनस कर दूं एक्चुअल को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट सेल्स आ जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट सेल्स आ जाएगा। बोलो बेटा कि सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर, सारी टर्म्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपका बेटा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं आपके ही इंस्टीट्यूट का, हम उठा लेते हैं से इलुस्ट्रेशन नंबर, मैं उठा रहा हूँ सर। लो बच्चों ने भी 10 ही बोल दिया, मैं 10 ही सोच रहा था, बच्चों ने भी 10 ही बोल दिया। आ जाओ जरा।
ये बेटा आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये रही। ठीक है, अगेन आप लोगों को पूरी स्क्रीन दिख जाए तो मैं अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन भी आपके सामने पूरा हो और आंसर भी आप आराम से देख पाए। द प्रीमाइसेस ऑफ द एक्सपाइस लिमिटेड वर पार्शली डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 1 मार्च। बेटा 1 मार्च को आग लगी है। ठीक है, बिजनेस जो है वो डिसऑर्गेनाइज रहा है 31 अगस्त तक। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी तुमने ली हुई थी 165 की, इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स का। क्वेश्चन देख के पता लग रहा है लॉस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर है। पहला स्टेप सीधा ही कर देता हूँ, इंडेमनिटी पीरियड। मुझे बताओ इंडेमनिटी पीरियड कितना। इंडेमनिटी पीरियड जो है सर दो होता है, एक पीरियड कवर बाय द पॉलिसी। ठीक है, तो पॉलिसी का पीरियड कितना है सर? पॉलिसी का पीरियड है 6 महीने। ठीक है, या फिर एक्चुअल पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। अब एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड कितना है? एक्चुअल डिसलोकेशन पीरियड जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से और ये आपका खत्म हो रहा है 31 अगस्त तक। तो 1 मार्च से 31 अगस्त कितना हो गया? अगेन आपका ये हो गया 6 मंथ्स हो गया। ठीक है, दोनों में से लोअर कौन सा है? अरे बराबर ही है, तो 6 मंथ आपका इंडेमनिटी पीरियड हो गया। ये हो गया बेटा आपका स्टेप नंबर 1। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 क्या था? टू क्या था, मैं तो भूल गया बेटा। जीपी रेशियो। ठीक है, जीपी रेशियो कैसे निकालते थे? जीपी रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्लस इसके अंदर ऐड करूंगा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, डिवाइड करूंगा इसको किससे? सेल्स से, मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 100 से। जरा क्वेश्चन में चेक करो, तुम्हें नेट प्रॉफिट गिवन है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का 90,000। तुम्हें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस गिवन है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 60,000 रुपए। तुम्हें पिछले साल की टर्नओवर गिवन है। ठीक है, 90,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000 डिवाइड बाय सेल्स 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा ये हो गया आपका 30%। ठीक है, 30% तुम्हारा क्या हो गया? जीपी रेशियो हो गया। खत्म। अब इसके बाद देखो पूरा क्वेश्चन हम बाकी एक बार पढ़ लेते हैं। उसने मुझे बताया है कि एक्चुअल टर्नओवर कितनी है जिस टाइम पे डिसलोकेशन का पीरियड था। कह रहे हैं इसी टाइम की टर्नओवर, ठीक है, पिछले साल कितनी थी? 2,40,000। मतलब ये जो 240 गिवन है का कहीं ना कहीं तुम्हें स्टैंडर्ड टर्नओवर गिवन है। ठीक है, और एक्चुअल टर्नओवर गिवन है। टर्नओवर 12 महीने की गिवन है डेट ऑफ फायर से पहले। आपको टर्नओवर यहाँ पर गिवन है, कह रहे हैं सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड की वजह से बिफोर एंड अप टू द डेट, अप टू द टाइम ऑफ फायर। आग लगने से पहले और आग लगने तक इट वॉज एग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 10% शुड बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। कह रहे हैं जो हमारी टर्नओवर है उसके अंदर 10% का क्या आएगा? ट्रेंड है। टर्नओवर की बात कर रहे हैं, जीपी में मत करना, टर्नओवर में ट्रेंड है। एडिशनल एक्सपेंसेस 9300 की इनकर हुए। कह रहे हैं अगर ये एडिशनल एक्सपेंसेस ना इनकर होते तो टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड वुड हैव बीन ओनली 55 करोड़। मतलब कह रहे हैं अगर एडिशनल खर्चे तुम ना करते ना तो तुम्हारा जो टर्नओवर होने वाला था वो सिर्फ 55,000 रुपए की टर्नओवर होती है। एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से तुम्हारी टर्नओवर बढ़ी है, अदरवाइज सिर्फ 55,000 की टर्नओवर थी। यानी मेरी ये जो 80,000 की टर्नओवर हुई है ये सिर्फ 55,000 ही होती अगर मैं 93 का खर्चा ना कर। कह रहे सेविंग हुई है कुछ 2700 रुपए की। तो बेटा अब आ जाओ थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप मेरे को पता है क्या होता है? शॉर्ट सेल्स होता है। अब शॉर्ट सेल्स कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड टर्नओवर। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड टर्नओवर? चलो बताओ। सर स्टैंडर्ड टर्नओवर जो है वो है 2,40,000 रुपए की। बेटा अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रफली लिखकर चलूंगा क्योंकि हमने और भी चैप्टर्स करने हैं। स्टैंडर्ड टर्नओवर 240 के, इस 240 के अंदर बेटा हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे किस चीज के लिए? ट्रेंड के लिए। ट्रेंड की एडजस्टमेंट कितनी है? 10%। 10% मैंने बढ़ा दिया तो मैंने कहा मेरी जो होनी चाहिए थी वो 2,64,000 रुपए मेरी होनी चाहिए थी टर्नओवर। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं एक्चुअल टर्नओवर। मेरी एक्चुअल टर्नओवर कितने की हुई है? सिर्फ 80,000 की हुई है। तो बेटा इसको हम एक नाम देंगे, ये जो नाम है वो उसका वो क्या है? शॉर्ट सेल्स है। मेरी शॉर्ट सेल्स कितनी हुई? 1,84,000 की। सर अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है आपका इंश्योरेबल अमाउंट निकालना होता है बेटा। अब ये इंश्योरेबल अमाउंट कैसे निकलता है? इंश्योरेबल अमाउंट निकालने का तरीका होता है एनुअल टर्नओवर। इंश्योरेबल अमाउंट करने का तरीका क्या होता है? एनुअल टर्नओवर लो सबसे पहले। एनुअल टर्नओवर क्या है? दैट इज द टर्नओवर ऑफ द 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ फायर। आग लगने से पहले पिछले 12 महीने की टर्नओवर कितनी थी? मुझे क्वेश्चन में क्या बताया हुआ? बिल्कुल बताया हुआ 6 लाख रुपए की थी। इस 6 लाख के अंदर भी हम क्या करेंगे? ट्रेंड का इफेक्ट लेंगे। तो ट्रेंड का इम्पैक्ट लिया इसके अंदर भी, तो मेरे पास आ गया 60,000 रुपए, तो टोटल हो गया 6,60,000। इस 6,60,000 के ऊपर मैं जीपी रेशो निकालूंगा विच इज 30%। सॉल्व करोगे बेटा 1,98,000 आ जाएगा। इट मीन ये मेरी इंश्योरेबल अमाउंट होनी चाहिए थी। अब अगला क्या होता है? अलाउेबल, एडिशनल अलाउेबल एक्सपेंसेस।
एडिशनल अलाउएबल एक्सपेंसेस की अगर हम बात करके चले, दैट वाज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला था कि जितना तुमने एक्चुअल खर्चा करा है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस जो तुमने इनकर करे वो थे 9300 के। दूसरा था ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। अब तुम्हारी वैसे सेल्स हुई है 80,000 रुपए की, है ना, लेकिन एडिशनल एक्सपेंसेस अगर ना करे होते सिर्फ 55,000 की सेल होती, तो मैं ये कह सकता हूँ 25,000 की सेल, यानी 80 माइनस 55 का डिफरेंस, 25,000 की सेल तुम्हारी हुई किस वजह से है? एडिशनल एक्सपेंसेस की वजह से। तो 25,000 का 30%, 7,500 रुपए हमारा ये आ गया। और तीसरा क्या है? तीसरा तो एक फॉर्मूला उसने किया है, वो कह रहा है एडिशनल एक्सपेंसेस दैट इज 9300 multiply by the gross profit on adjusted annual turnover which is 1,98,000 divided by gross profit on adjusted annual turnover 198 प्लस इसके अंदर ऐड क्या करूंगा मैं? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो हमारे क्वेश्चन में थे 5,000 रुपए के। तो बेटा हमारा क्या हो गया? 9300 मल्टीप्लाई बाय 198 डिवाइडेड बाय 2,03,000। सॉल्व करोगे 9071 आ जाएगा। सॉल्व करोगे बेटा 9071 आ जाएगा। अब तीनों में से लोवेस्ट कौन सा है? इन तीनों में से लोवेस्ट है 7,500 रुपए। तो ये आ गया बेटा 7,500 रुपए आगे चला जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है? क्लेम की बात करनी है। तो मेरा बेटा सबसे पहले तो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना? लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करके चलो, तो जो मेरी शॉर्ट सेल्स हुई उसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, मेरी शॉर्ट सेल्स कितने की निकाली हमने ऊपर? 1,84,000 की। 1,84,000 का 30%, ठीक है, 55,200 रुपए। इसके अंदर अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस को क्या करोगे? ऐड करोगे। अलाउएबल एडिशनल एक्सपेंसेस 7,500, तो टोटल हम बोल रहे हैं 62,700। चेक करो क्या कोई सेविंग्स हुई थी? बिल्कुल सर सेविंग्स थी इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस के अंदर 2,700 रुपए की। तो 2,700 रुपए की जो सेविंग्स हुई है माइनस करी, तो मेरे पास ये आ गया 60,000। 60,000 जो है वो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। इसके ऊपर एवरेज कॉस्ट लगाऊंगा। मेरा मैंने पॉलिसी कराई है 1,65,000 रुपए की, जबकि मेरा इंश्योरेबल अमाउंट जो था वो होना चाहिए था कितने का? 1,98,000 का। तो 1,98,000 का इंश्योरेबल अमाउंट होना चाहिए था। इसको सॉल्व करोगे बेटा आपके पास में 50,000 रुपए आ रहा है। बेटा दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द क्लेम एज पर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। अब बेटा पेपर में आपको दो तरह के सवाल आ सकते हैं, तीन तरह के रहता है। एक हो सकता है कि सिर्फ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, दूसरा हो सकता है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, या तीसरा क्वेश्चन एक बन जाता है जिसके अंदर कंबाइंड बन जाता है। तो हर एक वैरायटी का क्वेश्चन एक एक बार देख जाना, ठीक है, ताकि पेपर में बेटा कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चे, तो बेटा आपका इंश्योरेंस क्लेम जो है वो मैंने रिवाइज करवा दिया। हाँ जी बेटा स्क्रीन में ऊपर कर देता हूँ, ये लो जी। ठीक है, और करूँ स्क्रॉल बेटा? तो बेटा इंश्योरेंस क्लेम मेरी तरफ से आपका जो है वो रिवाइज हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इट इज 11:55 राइट नाउ। तो हम एक काम करते हैं, विद इन 15 मिनट्स आई विल स्टार्ट अनदर सेशन। उस सेशन के अंदर मैं आपको ना फटाफट से जो चैप्टर मुझे लगता है रिवाइज हो सकता है मैं करवा देता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव रिमेनिंग क्लासेस शेड्यूल्ड। तो जो भी मैं टाइम दे सकता हूँ, हाफ एन आवर, 40 मिनट्स मोर, सो उसके अंदर मैं जो है आपको एक टॉपिक और रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, चलो वी आर एंडिंग दिस सेशन।